हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर डिस्कस करने जा रहे हैं जो 5th स्टैंडर्ड 19 to 22 लेसन्स में से हम लिए हैं। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है सारे, और आपकी कंटेंट में सीटेट पेपर 1 ईवीएस के 5th स्टैंडर्ड जो है ईवीएस की टेक्स्ट बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन लेसन्स के डिस्कस करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे पहला 19 जो चैप्टर है वो है अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। इसमें जो स्टार्टिंग में इस चैप्टर के एक सीड ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई है, अपने जर्नी के बारे में बताया है, ठीक है। और इसमें जिक्र हुआ है वनगाम गुजरात, जो कि गुजरात में है, ठीक है। वनगाम एक गाँव है जो कि गुजरात में है, और वहाँ बाजरा मिलेट सीड ने अपनी एक स्टोरी बताई है कि जो सीड रहते हैं वहाँ पे, उनको अच्छे जो सीड, हेल्दी सीड्स रहते हैं जिनसे दूसरी फसल उगाई जा सकती है, उनको कहाँ रखा जाता है। तो उनको सूखी हुई लौकी, ड्राइड गार्ड, सूखी हुई लौकी जो है बॉटल की तरह काम करती थी। पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो अच्छे सीड्स को ड्राई गार्ड में रखा जाता था, सूखी हुई लौकी में रखा जाता था। उन्होंने बताया है सीड्स ने अपने बारे में, और उनको कीड़ों से बचाने के लिए नीम लीव्स का इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी हम लोग गेहूं में, चावल में नीम लीव्स डालते हैं ताकि कीड़े ना हो। उसी तरह वनगाम गुजरात में भी अच्छे सीड्स, जो अच्छे बीज होते थे, उनको सूखी हुई लौकी में रख के उसके अंदर नीम लीव्स डाले जाते। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वनगाम गुजरात की। वहाँ की डिश का भी बताया गया है कि ऊंधिया नाम की वहाँ डिश बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सारे वेजिटेबल्स को एक क्ले के, मिट्टी के पॉट में अच्छी तरीके से सील करके जो हॉट कोल्स होते हैं उस पर उल्टा लटका दिया जाता है, इसीलिए डिश का नाम भी जो है ऊंधिया है, जिसका मतलब होता है अपसाइड डाउन, ठीक है। तो ये डिश का आप जो सारा डिटेल है वो याद रखोगे कि किससे बनती है। तो सारे मिक्स वेजिटेबल्स से बनती है, क्ले पॉट में बनती है, और उसको उल्टा करके हॉट कोल्स पे, गरम कोयलों पे पकाया जाता है धीमी। अच्छा, अब जो है, जो उसका नाम क्यों ऊंधिया रखा है, क्योंकि उसको उल्टा करके पकाया जाता है, इसलिए उसका नाम ऊंधिया है, मीन्स अपसाइड डाउन। ऊंधिया के साथ क्या खाते हैं वहाँ के लोग? तो बाजरे की रोटी, है ना, मिलेट जिसको कहते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं। साथ में बटर, होममेड बटर और दही और बटर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी बुक में दी गई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है भास्कर भाई फार्म के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह का उनका फार्म था, कैसे वो खेती करते थे। तो जब आप एंटर होते हो उनके फार्म में, तो आपको सबसे पहले सूखे हुए पत्ते, सूखी घास दिखती है, फिर आप आगे बढ़ते हो तो क्रोटन प्लांट्स दिखते हैं। अब ये क्रोटन प्लांट्स क्या होते हैं? ये सिग्नल देते हैं कि आपकी ज़मीन सूख रही है ना, सूखने वाली है। तो सिग्नल की तरह वो यूज़ करते थे इन क्रोटन प्लांट्स को। और फिर अगर आप आगे बढ़ो तो आपको डीप जो है ग्राउंड में बड़े बड़े आपको गड्ढे दिखते थे, जिसमें अर्थ वॉर्म है, जो कि सारे सूखे पत्तों से, सारे सूखी हुई जो घास है उससे खाद बनाती है, ठीक है। तो उन्होंने सारी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके खाद बनाई और फार्मिंग की, इसलिए उनकी फार्मिंग बहुत फेमस है, भास्कर भाई फार्म, जो कि देहरी विलेज गुजरात में है। तो ये नाम आपको याद रखना है, देहरी विलेज गुजरात। और ये क्रोटन प्लांट्स, सूखी हुई घास, अर्थवॉर्म को इस्तेमाल करके खेती करते हैं, ठीक है, इसलिए भी ये फेमस है। क्रोटन प्लांट्स क्या होते हैं? ये सिग्नल देते हैं कि आपकी सॉइल सूख रही है, क्या ज़रूरत है सॉइल को, है ना। तो ये एक ऐसा सिग्नल के तौर पे वो यूज़ करते थे, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वूस फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें झारखंड के बारे में बताया गया है, मिज़ोरम के बारे में बताया गया है, उड़ीसा के बारे में बताया गया है। तो आपको इन सारे स्टेट्स का लोकेशन पता होना चाहिए मैप पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं झारखंड से। झारखंड में जो कुड़ुक लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ के आदिवासी लोग, और उस कुड़ुक लैंग्वेज में जंगल को जो कहते हैं तोरंग कहते हैं, ठीक है। तोरंग जो है जंगल को कहा जाता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कहाँ है? झारखंड में। कौन सी लैंग्वेज है? कुड़ुक लैंग्वेज है आदिवासियों की, जिसमें तोरंग को जंगल कहते हैं।
ठीक है। झारखंड का आप मैप लोकेशन भी यहाँ देख सकते हो, येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। नेपाल के नीचे ये जो है आपका झारखंड है, जिसके जस्ट ऊपर बिहार है नॉर्थ में, और साउथ में उड़ीसा है, और इसके जो है लेफ्ट में आपको बे ऑफ बंगाल दिखेगा और राइट में आपको छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैप लोकेशन भी याद रखना है। वूस फॉरेस्ट चैप्टर में आपको थिकेस्ट फॉरेस्ट और जो वेरी थिक फॉरेस्ट और लेस थिक फॉरेस्ट का जो मैप बनाया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में है। तो सबसे ज़्यादा थिक फॉरेस्ट जो है इंडिया में मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये आपके थिकेस्ट फॉरेस्ट है। देखो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, और जो लाइट ग्रीन है वो आपके जो है उतने थिक नहीं है, लेकिन लेस थिक फॉरेस्ट है। ये लिस्ट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा घना जंगल जो है इंडिया में मध्य प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, और आपको सीक्वेंस भी दी हुई है 10 स्टेट्स की, लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट्स की। इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज़ अ कोस्ट विद अरेबियन सी। ये क्वेश्चन बना था सीटेट में ही कि कौन से स्टेट्स जो है उनका कोस्ट जो है अरेबियन सी है। तो उसका सही आंसर था, आप लोग वीडियो पॉज करके भी आंसर देने की कोशिश कर सकते हो, कमेंट में आंसर मुझे भेज सकते हो। ठीक है, इसका सही आंसर था थर्ड, कर्नाटक, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो ये जो है कोस्टल रीजन में अगर आप मैप पे भी जाते हो तो आपको मिल जाएगा कि कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र जो है अरेबियन सी के कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री विच हैज़ अ कोस्ट ऑन द अरेबियन सी इज। तो अरेबियन सी से ऐसी कौन सी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जो अरेबियन सी से कोस्ट पे है। तो उसका सही था कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है उस फॉरेस्ट से ही लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक सूर्यमणि। सूर्यमणि स्टोरी इज ट्रू स्टोरी, सही स्टोरी है, रियल जो है कहानी है एक लड़की की। और जो गर्ल स्टार, अब ये क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है कि सीटेट में गर्ल स्टार क्या है। तो गर्ल स्टार जो है ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें साधारण लड़की की असाधारण कहानी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स की, है ना। तो आम लड़की की ख़ास कहानी के बारे में बताया हुआ है जिसने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया स्कूल जाके। ठीक है, तो गांव की एक ऐसी लड़की जिसने स्कूल जाके अपनी ज़िंदगी बदल गई, उसके ऊपर ही ये पूरा गर्ल स्टार प्रोजेक्ट है, जिसमें सूर्यमणि जो है झारखंड की फेमस, यहाँ आप पिक्चर देख रहे हो सूर्यमणि का। शी स्टडीड हार्ड एंड गॉट हर BA डिग्री इन संस्कृत। उन्होंने स्कूल गए, BA डिग्री लिया संस्कृत में, और फर्स्ट गर्ल थी अपने विलेज की है। ठीक है, शी इज़ द फाउंडर ऑफ तोरांग। तो अब ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि तोरांग के फाउंडर कौन है। तोरांग क्या है, एक ट्राइबल राइट्स एंड कल्चरल सेंटर है इन कोटारी विलेज, रांची डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। ये याद रखना है आपको, रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है ये, और उसकी ये फाउंडर है ट्राइबल राइट्स एंड कल्चरल सेंटर की। इनके बारे में 3 चीज़ें और है जो एनसीईआरटी की बुक में डिस्कस की है। किसने उनकी हेल्प की, तो वसावी दीदी ने उनकी हेल्प की। और मिर्ची, जो आपको उनके कंधे पे बैठा हुआ तोता दिख रहा है, उसका नाम है मिर्ची, और वो हमेशा उनके साथ रहता है। और बिष्णुपुर में उन्होंने स्कूल खोला, सारी मेहनत करके बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुई, और बिष्णुपुर में उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोली, जहाँ जंगल से बच्चों को लेके जाया जाता था, उनके साथ जाती थी, उनको स्कूल छोड़ती थी, उनको जंगल के बारे में मालूमात देती थी सूर्यमणि। ठीक है, नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट के बारे में बताया हुआ है वूस फॉरेस्ट में, वो है मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम के जंगलों के बारे में बताया है। चिराओ डांस पे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ का फेमस है, मिज़ोरम का। क्या होता है चिराओ डांस में, इन दिस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। तो एक दूसरे के साथ बैठते हैं पेयर में लोग, और उनके हाथ में बैम्बू स्टिक होती है। तो स्पेशल काइंड ऑफ डांस होता है जिसको चिराओ डांस कहते हैं मिज़ोरम में। मिज़ोरम की और एक चीज़ फेमस है लॉटरी फॉर फार्मिंग। ठीक है, लॉटरी सिस्टम है वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए। तो ये भी आप याद रखोगे कि लॉटरी सिस्टम कहाँ है फार्मिंग का, तो मिज़ोरम में है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है 3 टिन लैंड।
ठीक है। तो 1 टिन भर के फार्मर्स को सीड दी जाती है फार्मिंग करने के लिए। तो ऐसे 3 टिन भर के आप उनको सीड्स देंगे तो 3 टिन लैंड हो जाएगा कि वो एक लैंड में 1 टिन सीड की खेती करेंगे, दूसरा और तीसरा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका दिया हुआ है डेफिनेशन भी, आप पढ़ सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। लॉटरी फार्मिंग कहाँ होंगी, 3 टिन लैंड कहाँ होगा यूज़, चिराओ डांस कहाँ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मिज़ोरम में होगी। मिज़ोरम का झूम कल्टीवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो झूम कल्टीवेशन के बारे में पूरा डिटेल समझाया गया है कि वहाँ पे जो झाड़ घास होती है उनको उखाड़ा नहीं जाता बल्कि वहीं जला दिया जाता है, और कुछ दिन तक के उस फील्ड पे खेती नहीं होती तब तक के ज़मीन की जो है सॉइल क्वालिटी अच्छी ना हो जाए, और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद वहाँ कल्टीवेशन होता है। इस तरह के कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में होता है इंडिया के, स्पेशली मिज़ोरम में होता है। नेक्स्ट उड़ीसा का बताया हुआ है। उड़ीसा का मैप पे लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए कहाँ आएगा। तो ये आ जाता है आपके ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में आपको उड़ीसा दिखेगा, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में पूछा गया है कि उड़ीसा का मैप लोकेशन बताना है। नेक्स्ट है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, कब 2007 में आया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर 25 साल से ज़्यादा कोई लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनको जंगलों पे उनका हक है और उनको वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। वहाँ की चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब उनकी ग्राम सभा तय करती है। तो आपको ईयर याद रखना है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ था, 2007। नेक्स्ट चैप्टर है लाइक फादर लाइक डॉटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा जेनेटिक्स पे बेस है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, ग्रेगोर मेंडल को कहते हैं। इन्होंने सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे, सारे किस पे किए थे क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, तो पी प्लांट्स पे किए थे उन्होंने, जो मटर की फली होती है उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे ये, ठीक है। और इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पी प्लांट्स, कैसे जो जीन्स है ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट प्लांट से बेबी प्लांट में, वो सब चीज़ों को डिस्कस किया था। 3 इम्पॉर्टेंट दिए थे इन्होंने। इन लॉज के नाम आप याद रखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। ये तीनों भी लॉज आपको याद होना चाहिए, आगे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है इन पर। पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेते हैं क्या होता है। अगर आप येलो मटर ले रहे हो, देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उनके एक एक गमीट्स अगर हम लेते हैं तो कैपिटल वाई एंड कैपिटल स्मॉल वाई। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको जो मिलेगा प्लांट वो जो होगा येलो कलर का होगा, ठीक है। F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन। फिर अगर आप उसमें उनके गमीट्स को डिवाइड कर देते हो, यहाँ पे बॉक्स F2 जनरेशन का आप देख सकते हो, तो मैक्सिमम जो प्लांट्स होंगे वो येलो कलर के मटर के होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन मिला के वाई और कैपिटल वाई मीन्स येलो। फिर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई भी येलो होता है क्योंकि कैपिटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी येलो ही होगा और स्मॉल वाई हमेशा ग्रीन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा किसके आपको दिख रहा है नंबर, येलो है ना, तो येलो जो है सेकेंड जनरेशन में मिलेगा। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें राउंड येलो कलर और ग्रीन रिंकल्ड बताया हुआ है। इसमें आपको मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो राउंड येलो ही मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी अगर आप देखो, टॉल और जो है आपका टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो मैक्सिमम आपको जो दिख रहा होगा वो होगा आपका कैपिटल टी, ठीक है। हेट्रोजाइगस टॉल, तो ये डोमिनेंट रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 लॉ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सीटेट पेपर 1 के लिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इसमें 2 अलील्स फॉर ईच जीन आर प्लेस इन डिफरेंट गमीट्स, अलग अलग जो है अलील्स जो है वो रखे जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डजंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अनदर जीन, कोई इफेक्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, अपने पेरेंट्स की
कोई भी क्वालिटी नहीं आएंगी, इंडिपेंडेंटली जो है वो बेबी प्लांट्स रहेंगे। और थर्ड होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट ओनली वन इज डोमिनेंट एंड विल बी एक्सप्रेस। तो दो होते हैं लेकिन एक ही डोमिनेंट रहता है, जो हमने तीनों भी डिस्कस किया पीछे। तो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, आपको लॉज का नाम याद रहे। क्वेश्चन बना था पेपर में, सीटेट पेपर 1 में ही। ग्रेगोर मेंडल इज फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स विद पीस, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर हिज ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग पी सीड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इफ सीड ऑफ द पेरेंट प्लांट वर ग्रीन एंड येलो। तो अभी हमने पीछे स्लाइड्स में देखा, जब हमने लॉज डिस्कस किए, ग्रीन और येलो में सबसे ज़्यादा कौन से सीड्स वाले प्लांट बने हैं जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो आपने देखे होंगे राउंड येलो सबसे ज़्यादा थे। तो इसमें आप ऑप्शन है ऑल द प्लांट्स वर हैविंग सीड्स ऑफ मिक्स कलर ऑफ येलो एंड ग्रीन, मोर प्लांट्स वर हैविंग येलो सीड्स, मोर प्लांट्स वर हैविंग ग्रीन सीड्स, मोर प्लांट्स वर हैविंग येलोइश ग्रीन सीड्स। तो इसका सही आंसर है मोर प्लांट्स वर हैविंग येलो सीड्स। आप पीछे वीडियो के जाके देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट में आपको येलो राउंड ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑन द मूव अगेन। इसमें जो स्टेप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में डिटेल बताया गया है, स्पेशली इरिगेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको जनरल आपको स्टेप्स भी पता होना चाहिए फार्मिंग के। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर बीज बोते हैं, सोइंग होती है, फिर उसके बाद उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं ज़मीन में ताकि अच्छी फसल आए। फिर आपका नेक्स्ट है इरिगेशन, यानी पानी देना, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फिर बाद में वीडिंग। वीडिंग में क्या होता है, वीड्स जो है अननेसेसरी प्लांट्स उग जाते हैं हमारी जो फसल के साथ, उनको निकाल के फेंकना होता है ताकि वो फसल को नुकसान ना पहुंचाए, है ना। तो उसको कहते हैं वीडिंग होती है। फिर लास्ट में हार्वेस्टिंग होती है, जो है फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको निकालना, है ना, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। लास्ट में थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग में दाने को अलग करते हैं, जैसे गेहूँ की अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो गेहूँ को जब आप स्टैक से निकालते हो तो उसको कहते हैं थ्रेशिंग। लास्ट में होता है स्टोरेज। ये पूरी स्टेप्स आपको पता होना चाहिए फार्मिंग की। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इरिगेशन। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स देख लेंगे इरिगेशन के। मोट पुली सिस्टम होता था, ठीक है, पानी खींच के बहाया जाता था खेतों में। फिर चेन पम्प आया, आपको दिख रहा है पिक्चर्स में। फिर आया आपकी देगड़ी, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे बाल्टी बकेट से पानी डाला जा रहा है। फिर नेक्स्ट है राहट लीवर सिस्टम, जिसमें बैल घूमता है और पानी जो है वो गोल गोल घूम रहा है, बना हुआ है व्हील पे। तो वो ये सारे जो है ट्रेडिशनल सिस्टम है जो अब फॉलो नहीं करते हैं। अब जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सारी नई चीज़ें आ गई है, तो हम नए सिस्टम भी देखेंगे। कैनाल इरिगेशन है, ट्यूबवेल इरिगेशन है, रिवर लिफ्ट इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है। तो ये सारे लेटेस्ट है। इसमें जो है आपके लिए है स्प्रिंकलर, आप देख रहे हो फुहारों से पानी दिया जा रहा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पाइप में होल करके बूंद बूंद पानी हर पौधे को मिल रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है शुगर केन की एग्रीकल्चर, डिस्कस हुआ है इसमें। तो इसके लिए बेस्ट सीज़न जो होता है हॉट सनी ट्रॉपिकल एरियाज़ में होते हैं, जहाँ अच्छा गर्म हॉट सनी सीज़न पौधों को मिले और वहाँ पे हैवी रेन भी हो, ठीक है। ऐसे एरिया जहाँ हाई रेनफॉल हो और अच्छा पानी जो प्रोवाइड करने के लिए इरिगेशन सिस्टम हो, वहाँ इन जो है शुगर केन की खेती बहुत अच्छी होती है। इसी फसल के लिए हॉट सनी ट्रॉपिकल एरियाज़ चाहिए, प्लस वहाँ पे अच्छा खासा इरिगेशन पानी सप्लाई करने का भी साधन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए सॉइल, इतना हॉट हुए बाद भी। और एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट लगे मुझे, मैंने ऐड किया है इस वीडियो में। तो डॉल्फिन सेंड देयर मैसेजेस बाय अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये आपको याद रखना है, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक चीज़ों को, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड से मैसेज कौन भेजेंगी, डॉल्फिन। बैट और डॉग भी जो है अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। राइनोसोरस, इंसेक्ट्स और एलिफेंट्स कम्युनिकेट बाय इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से कम होगा साउंड वो होता है इंफ्रासोनिक, और 22,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है जो वो होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो राइनो, इंसेक्ट्स और एलिफेंट्स कम्युनिकेट्स बाय इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड में वो कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ही जो कम साउंड होता है। अच्छा, नेक्स्ट है लिजर्ड, फ्रॉग एंड सैंग गो फॉर
स्नैक, ये सब एनिमल्स है, ये हाइबरनेशन में जाते हैं, जो सर्दियों में सो जाते हैं। 4-5 महीने आपको दिखते नहीं है, हाइबरनेशन कहते हैं उसको, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए हाइबरनेट हो जाते हैं। आपको इनके नाम याद रखना है। और स्लॉथ बेयर के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि 17 से 18 घंटे सोता है और 40 साल की उसकी उम्र होती है। तो इम्पॉर्टेंट थे ये भी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।